अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट केमिस्ट्री क्लास 9th and today our topic of lecture is Bohr's atomic model. In the previous lecture we discussed the defects of Rutherford atomic model and also we see that what is Rutherford atomic model. There are some defects in Rutherford atomic model, therefore the Bohr's represent his own model of atom. So let's start our lecture properly. Today we discuss the Bohr's atomic model in this lecture very clearly and also discuss the postulates of the Bohr's atomic model. So without wasting our time, let's start our lecture properly. But before starting our lecture, I want to say you that please like my video, subscribe my channel for the further interesting videos. So now let's move toward our lecture. Lecture number 7, Chemistry class 9th and also first year. Today chapter number 2 and topic of lecture is Bohr's atomic model. That what is Bohr atomic model and what are the postulates of Bohr's atomic model are discussed in this lecture. Okay dear students, so let's start lecture properly. History. सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करें तो कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो इससे पहले रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया था जिसके एक्सपेरिमेंट्स भी हमने पीछे लास्ट लेक्चर में पढ़ा और उसके हमने डिफेक्ट्स भी पढ़े हैं ऑलरेडी। तो उन डिफेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए बोहर ने एक न्यू एटॉमिक मॉडल पेश किया 1913 के अंदर। जो इसने अपनी बेस रखी थी इसकी वो थी हमारे पास क्वांटम थ्योरी, जबकि हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था वो हमारे पास क्लासिकल थ्योरी के ऊपर हमारे पास बेस कर रहा था। लेकिन रदरफोर्ड जो हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल था, बोहर ने क्या किया, इसने क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक, जो प्लैंक इक्वेशन के ऊपर हमारे पास बनी हुई है, उसको लेकर इसने अपना मॉडल पेश किया। तो अगर बोहर मॉडल का डिफरेंस देखा जाए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से, तो वो जो अहम बात इसके अंदर थी वो ये है और इसने इन चीजों के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, जो हमारे पास एटम तो होता है वो इलेक्ट्रॉन तो होता है, वो जब एटम के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, डज नॉट एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली। उसने कहा था कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन इसने कहा था कंटिन्यूअसली वो हमारे पास एनर्जी इमिट या फिर एब्जॉर्ब नहीं करता। The energy of revolving electron is quantized as it revolving in an orbit of fixed energy called energy levels by him. इसको आप शेल भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। वो एनर्जी लेवल के अंदर एक क्वांटाइज्ड एनर्जी के साथ हमारे पास रिवॉल्व करता रहता है। अगर हम इस फिगर से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा दरमियान में आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज, आपके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि प्रोटॉन प्रेजेंट है, Z चार्ज। इसके ऊपर हमारे पास अगर ऊपर चलते जाएं तो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स हैं जो एक एटम के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है और इनके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। इसने हमारे पास बोहर जो था, इसने हमें शेल्स का हमें एक न्यू ऑब्जर्वेशन, एक न्यू चीज हमें बताई थी कि इलेक्ट्रॉन एवं नहीं रिवॉल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी खास सर्कुलेशन के अंदर हमारे पास रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं। और फिर शेल से आगे इसने बताया था कि सब शेल्स भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। चलें अब बात करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो फर्स्ट वन हमारे पास आता है द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टीनी न्यूक्लियस, क्योंकि हमारे पास दरमियान में, जैसे हमने लास्ट फिगर के अंदर देखा, दरमियान में हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्योंकि हमारे पास 1 है, इट मींस इसके अंदर हमारे पास एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है और एक ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर हमारे पास टीनी न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट होगा एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। और किसी रेडियस के ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर शेल्स के अंदर हमारे पास क्या कर रहा है, ऑर्बिट के अंदर हमारे पास क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। Each orbit has fixed energy that is quantized. हर ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी होती है जो उसके क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, वो उससे चेंज नहीं हो सकती उसकी एनर्जी हमारे पास। थर्ड बात करें, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो n2 के अंदर हमारे पास रिवॉल्व कर रहा है, तो वो n2 के अंदर ही हमारे पास जब तक वो उसके अंदर होगा, n2 से n3 में नहीं जाता या n2 से वो n1 की जानिब नहीं आता, तब तक वो क्या करेगा, उसी के अंदर रोटेट करता रहेगा। तो वो तब तक कोई एनर्जी ना एब्जॉर्ब करेगा ना ही वो कोई एनर्जी हमारे पास इमिट करेगा। द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब, एनर्जी उस टाइम इमिट की जाएगी या फिर उस टाइम एब्जॉर्ब होगी हमारे पास ओनली वन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, जब एक इलेक्ट्रॉन n1 से n2 के अंदर आए या n2
से n1 के अंदर जाए, वो अप से नीचे की जानिब जाए, नीचे से ऊपर की तरफ जाए, तब इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या करेगा, अपनी एनर्जी इमिट करेगा या फिर वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। अब बात ये थी कि एनर्जी इमिट कब होगी और एनर्जी एब्सॉर्ब कब होगी, ये हम चलते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट पे। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, यानी कि n1 से निकल के n2 की तरफ जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कोई भी जाता है, इट एब्सॉर्ब एनर्जी, तो उस एनर्जी एब्सॉर्ब करते उस एनर्जी चाहिए होती है नीचे से ऊपर जाने के लिए। जाहिर सी बात है, एक छोटे स्टेप से बड़े स्टेप के ऊपर भी हम जाएं तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है। तो इसके लिए हमें क्या, जब एक छोटे हमारे पास यानी कि फर्स्ट हमारे पास जो ऑर्बिट होता है उसे जब वो सेकंड या फिर थर्ड के अंदर जंप करके जाता है तो उस टाइम उसे एनर्जी क्या करता है, वो एब्सॉर्ब करता है। एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट्स इस रेडिएट्स एनर्जी, जब वो हमारे पास हायर से लोअर की तरफ यानी कि n3 से n2 या n1 की तरफ आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी उसके अंदर से खारिज करेगा और दूसरों को एनर्जी देगा। दिस चेंज इज एनर्जी इज गिवन बाय डेल्टा ई। डेल्टा बेसिकली किसके लिए साइन चेंज होता है, बेसिकली डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा को हम साइन यूज करते हैं चेंजिंग के लिए, चेंजिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। इज गिवन बाय द प्लैंक्स क्वांटम इक्वेशन। प्लैंक्स की इक्वेशन जो हमारे पास है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 यानी कि हायर एनर्जी माइनस E1 लोअर एनर्जी इक्वल्स टू H एंड V। बात करते हैं एच वी। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। एच हमारे पास क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स है 6.63 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -34 जूल पर सेकंड। ये हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट की इक्वेशन की हमारे पास वैल्यू है, एच की हमारे पास वैल्यू है, और वी जो है वो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ अ फिक्स्ड रेंगुलर मोमेंट mvr गिवन एज। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी ऑर्बिट के अंदर हमारे पास फिक्स एंगुलर मूवमेंट के ऊपर मूव करता है, यानी किसी एंगल थीटा के ऊपर वो मूव कर रहा होता है। अगर हमने उसकी लोकेशन फाइंड करनी है कि वो किस एंगल के ऊपर हमारे पास रिवॉल्व कर रहा है तो हम mvr की मदद से फाइंड करेंगे। व्हाट इज mvr? अगर mvr की बात की जाए तो mvr इक्वल्स टू nh/2π, वेयर n इज द क्वांटम नंबर, यानी कि वो कोई 2 है, 3 है, 4 है, और ऑर्बिट्स हैविंग द वैल्यू 1 2 3 सो ऑन हमारे पास इसकी वैल्यूज चलती रहती हैं n की यहाँ तक। और h की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -34 एंड 2 के साथ पाई को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास डेफिनेटली उसका mvr यानी कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम उसका निकल आएगा। ओके, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छे से अच्छी लगा होगा। अगर सारे कंसेप्ट्स क्लियर हों और अच्छा वीडियो लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।